कल अपना एग्जीक्यूटिव हो गया था, यूनियन एग्जीक्यूटिव तक। जो अपना चैप्टर 1 था पार्ट 5 का 5 जो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं वो हो गया था अपना। एक तरह से अपना चैप्टर 3 भी हो गया था, क्योंकि जो चैप्टर 3 है उसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, वो है 123 का, जिसमें आता है अपना ऑर्डिनेंस की पावर। तो वो भी अपन साथ साथ कर ही लिए थे चैप्टर 1 के साथ। तो आज अपन आते हैं अपने चैप्टर 2 पे। ये पार्ट 5 का ही हिस्सा है। इसमें कौन सा टॉपिक कवर होता है? इसमें पार्लियामेंट का टॉपिक कवर होगा। इसकी जो आर्टिकल हैं ये हैं अपने आर्टिकल 79 से 122 तक। अपनी बैरक साथ में रखना, ठीक है। चलते हैं, अपन चालू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल अपना आर्टिकल 79। ये सिंपल सी बात करते हैं कि पार्लियामेंट में क्या कौन कौन होगा। तो इसके हिसाब से पार्लियामेंट यहाँ पे पहले डिक्लेरेशन किया है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन। तो यूनियन के लिए पार्लियामेंट होना ज़रूरी है, ऐसा बोला है। शैल वर्ड यूज़ किया है तो होना ही रहेगा। पार्लियामेंट में क्या क्या रहेगा, कंसिस्ट किस किस का करेंगे? तो इसमें 3 चीज़ें रहेंगी पार्लियामेंट के अंदर। पहले तो रहेंगे अपने प्रेसिडेंट साहब, वो पार्लियामेंट के हिस्सा हैं। फिर अपना हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल जिसको अपन लोकसभा बोलते हैं। और तीसरा होगा अपना काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये होगा अपना राज्यसभा, ठीक है। इन तीनों को मिला के अपना पार्लियामेंट बनता है। ऐसा पूरा आर्टिकल 79 में बोला है। फिर प्रेसिडेंट का अपन ने सब समझ लिया था। प्रेसिडेंट का पूरा कवर्ड था अपना चैप्टर 1 में, है ना। इलेक्शन, उनका इम्पीचमेंट, उनकी क्वालिफिकेशन पावर्स अपन ने सब देख लिया इसके अंदर ही। अब अपन देखते हैं कि जो बाकी 2 चीज़ें हैं, हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इनके बारे में क्या क्या सीन है। तो अपन आर्टिकल 80 से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 80 में है अपना पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये अपना अपर हाउस होता है, इसको अपन राज्यसभा भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन रहेगा? तो जो क्लॉज 1 है आर्टिकल 80 का, क्लॉज 1 बताता है ये कौन कौन होगा इसमें मेंबर। तो इसमें 2 बताए हैं। पहले 12 मेंबर्स होंगे, जो कि कैसे होंगे, नॉमिनेटेड होंगे, नॉमिनेटेड होंगे बाय प्रेसिडेंट। तो 12 लोगों को तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। बाकी बाकी 238 मेंबर्स होंगे, ये होंगे अप टू, मतलब मैक्सिमम आपके 238 हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 238 रख सकते हैं। ये 238 जो मेंबर्स होंगे ये रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स होंगे। रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स होंगे और रिप्रेजेंट किसको करेंगे? ये स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को। पर ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं ये सारी यूनियन टेरिटरीज नहीं आएंगी, इनमें से 2 यूनियन टेरिटरीज होती हैं, दिल्ली एंड पुडुचेरी, जिनको पार्शियल स्टेटहुड मिला हुआ है। सिर्फ वो 2 यूनियन टेरिटरीज इसमें इंक्लूडेड होंगी और बाकी के स्टेट्स होंगे, वो मिला के 238 मेंबर्स बनाएंगे। और बाकी के 12 मेंबर्स होंगे जो नॉमिनेटेड होंगे, नॉमिनेशन अपन बाद में देखेंगे। फिर ये जो रिप्रेजेंटिंग है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के, ये अपन कैसे पता करेंगे कि कौन कितना रिप्रेजेंट करेगा, किसको कितनी सीट्स मिलेंगी 238 में से? तो इसकी बात बताता है अपना क्लॉज 2। यहाँ पे बोला है कि जो एलोकेशन ऑफ सीट्स होंगी, है ना, ये 238 मेंबर्स के लिए, वो कहाँ किसके अकॉर्डिंग होगा? वो होगा 4th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। 4th शेड्यूल में पूरा दिया हुआ है कि किस स्टेट को कितनी सीटें मिलनी है, ये क्लॉज 2 में दिया है।
और ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं इनके लिए अपने पास है क्लॉज 3। इसमें बताया कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे उनके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए या फिर और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, किन चीज़ों में स्पेशल नॉलेज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, किन चीज़ों में? इसमें है अपने पास 4 चीज़ें, लिटरेचर, फिर साइंस, फिर है आर्ट, या फिर है सोशल सर्विस। तो इन चारों में से किसी का पास भी स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो प्रेसिडेंट साहब उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। और ये अप टू 12 ही रहेंगे, जैसा आपने क्लॉज 1 में बताया था कि 12 मेंबर्स होंगे। ठीक है ना। फिर जो ये रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं इनका सिलेक्शन कैसे होगा, इनका इलेक्शन कैसे होगा कि वो यहाँ पे आएंगे? ये तो बता दिया कि इनकी सीट्स कितनी स्टेट वाइज सीट कैसे डिवाइड होंगी, शेड्यूल 4 में दिया है, बट इलेक्शन इनका होगा वो बताया अपन को क्लॉज 4 में। ये भी अपन आर्टिकल 80 के अंदर ही चल रहे हैं सारे क्लॉजेस, देख रहे हैं अपन। ठीक है, आर्टिकल क्लॉज 4 में बताया है कि रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज करेंगी अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में। जो हर स्टेट की रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो लोग मेंबर्स इलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग। और ये इसमें भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, ये अपन देखते आ रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन का ऑलमोस्ट सेम तरीके ही है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा और इसमें भी सीक्रेट बैलेट होगा। ये क्लॉज 4 में डिक्लेयर किया हुआ। तो ये स्टेट का बता दिया कि वो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली अपने हिसाब से चुन लेंगी। तो यूनियन टेरिटरीज का कैसे होगा? पर यूनियन टेरिटरीज के लिए है अपने पास क्लॉज 5। यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन होगा जो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर दे। वो प्रोसीजर अपने हिसाब से पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर देगा, वो जो भी फॉलो होगा। तो ये है पूरा काउंसिल ऑफ स्टेट्स का कैसे बनेगा। ठीक है ना। फिर आते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो गया, अब अपने पास है हाउस ऑफ पीपल को कैसे बनाएंगे अपन, है ना। तो वो बताता अपना आर्टिकल 81, हाउस ऑफ पीपल। तो हाउस ऑफ पीपल में क्या होगा, इसमें भी 2 तरह के लोग होंगे। 530 मेंबर्स होंगे जो स्टेट से डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, और दूसरे साइड में 20 मेंबर्स होंगे जो कि यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये दोनों केस में नॉट मोर देन है, मतलब कि स्टेट की तरफ से 530 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते और यूनियन टेरिटरीज की तरफ से 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे अपन के पास स्ट्रेंथ लोकसभा की कितनी बन रही है, 550। और पहले क्या होता था, अभी कुछ टाइम पहले हुआ है ये 550 आया है, इससे पहले होता था अपना 552 मेंबर्स। बाकी के 2 कहाँ से आ रहे हैं? ये 2 जो थे ये प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते थे, नॉमिनेशन से आते थे। इनका नॉमिनेशन था, ये एंग्लो इंडियंस थे। अगर उन प्रेसिडेंट साहब को नीड लग रही है तो एंग्लो इंडियंस को वो नॉमिनेट करके यहाँ पे बिठाया जा सकता था। बट जो 104th अमेंडमेंट आई है कॉन्स्टिट्यूशन की, अभी रिसेंटली 2019 में ही आई थी, इसने ये वाले रिजर्वेशन या नॉमिनेशन जो भी बोल लो उसको सीज कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है ना। पर इसका मेंशन जो है ना वो आर्टिकल 81 के अंदर नहीं है। अगर अपन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 331। यहाँ पे दिया है कि वो
आर्टिकल 31 के अंदर है कि एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन हो सकता है, ठीक है। पर जो 104th अमेंडमेंट आई है वो इसमें नहीं आई है, वो आई है आर्टिकल 334 में। वहाँ पे लिखा है, अगर अपन से आगे बढ़ के देखें एक बार, देखो 331 में है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को हाउस ऑफ पीपल में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नॉट मोर देन 2 मेंबर्स को मिल रहा था, बट यहाँ पे 334 में 334 में ये जो है एंग्लो इंडियन के लिए है अपना क्लॉज बी, है ना। तो इनके लिए ये देखना, यहाँ पे एंग्लो इंडियंस को लेजिस्लेटिव असेंबली में भी मिल रहा था रिप्रेजेंटेशन और हाउस ऑफ पीपल में भी मिल रहा था, बट यहाँ पे इनने जो क्लॉज बी है उसके लिए इसको 70 ईयर्स रख के मेंटेन करके, जबकि बाकियों के लिए 80 ईयर्स कर दिया है रिजर्वेशन बढ़ा के, बट यहाँ पे इसको 70 ही रखा हुआ है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिजर्वेशन जो है वो कैंसिल हो गया एक तरह से। तो अब सिर्फ अप टू 550 मेंबर्स होंगे, 530 होंगे स्टेट की तरफ से डायरेक्टली इलेक्टेड और 20 होंगे यूनियन टेरेटरीज की तरफ से, ठीक है। फिर अपन आते हैं आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आगे आते हैं फिर। देखो 81 जो है उसमें बताया गया है कि जो अपन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं ना, कि हर उससे एक एक बंदा इलेक्ट होके आएगा, यहाँ पे भी और इसमें भी, है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में भी। यहाँ पे बताया गया है कि जो हाउस ऑफ पीपल है उसके लिए जो स्टेट की तरफ से जो नंबर्स होंगे वो ऐसे रेशियो में होना चाहिए कि जो पॉपुलेशन है और जितने लोग वहाँ पे सिलेक्ट होके जा रहे हैं वो हर स्टेट के लिए इक्वल रहे, जितना प्रैक्टिकेबल हो इतना अपन को ट्राई करना है। क्लॉज ए के लिए जो कि स्टेट्स की बात करते हैं, क्लॉज बी में यूनियन टेरिटरीज का दिया हुआ है। और सेकंड में बोला है कि जो स्टेट्स हैं उनको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना है इस तरह से कि जो पॉपुलेशन का रेशियो है और वहाँ से जितनी सीट्स मिल रही है वो पूरे स्टेट के अंदर, थ्रू आउट द स्टेट के अंदर इक्वल रहे, ठीक है ना, रेशियो मेंटेन रहे, ऐसा अपन को ट्राई करना है ज़्यादा से ज़्यादा। बट ये जो क्लॉज ए में दिया हुआ है कि मेंटेन कर रखना है, वो पॉपुलेशन अगर आपकी 60 लाख से कम है तो वहाँ पे वो नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे जब अपन पॉपुलेशन का वो करके पॉपुलेशन से रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं कि कितने सीट्स मिलनी चाहिए किसी भी स्टेट को, तो उसके लिए अपन जो भी पिछला जो भी हो रखा होगा प्रीसीडिंग सेंसस उसको देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। आगे के लिए किसी सेंसस पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि आगे आने वाला है सेंसस अपन उससे देख लेंगे, जो पहले हो चुका है उससे, ठीक। ऐसा क्लॉज 3 में दिया है, बट प्रोवाइजो एडेड है इसमें कि जो सेंसस है वो 2026 तक एडजस्ट नहीं होगा, ये वहीं के वहीं स्टे लगा रहेगा। और 1971 का जो सेंसस है अपन वो लेके चलेंगे इस पॉपुलेशन के लिए रिप्रेजेंटेशन अपन को जो भी देखना है। पर जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए जो डिवीजन करना है उसके लिए अपन 2001 का सेंसस लेंगे, ये क्लॉज बी के लिए। नाइनटीन 76 का नहीं, 1971 का, 1971 के सेंसस के हिसाब से चलेंगे अपन। 1976 में अमेंडमेंट आई थी जिसने इसको पॉज कर दिया था यहाँ पे,
2011 नहीं, 2001 भाई, यहाँ पे देखो ना 2001 लिखा है। जो अपन स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिवीजन कर रहे हैं ना, देखो सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 2 की बात कर रहा है। क्लॉज 2 का जो सब क्लॉज बी है वो बता रहा है कि अगर आपको आपको स्टेट के अंदर हर स्टेट को ऐसे डिवाइड करना है कि उनकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन सके, डिवाइड हो सके, और हर पॉपुलेशन और उसके बीच में जो सीट्स अलॉट है उनके बीच में एक पैरिटी बनी रहे। ठीक है, मान लो कहीं पे पॉपुलेशन 100 है ना, तो और कहीं पे पॉपुलेशन 50 है, तो अगर यहाँ से एक बंदा जा रहा है तो यहाँ से आपको 2 बंदे भेजने पड़ेंगे, तभी जाके जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन वर्सेस सीट्स का वो मेंटेन हो पाएगा, है ना। तो आपको इस तरह से डिवाइड करना है कि हर जगह कांस्टेंट रहे। ईच स्टेट के बीच में भी आपको मेंटेन रखना है और स्टेट के अंदर जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ रही हैं उनमें भी मेंटेन रखना है। अगर आप स्टेट वाइज के बीच में उनकी बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो पॉपुलेशन आप यूज़ करेंगे वो होगा 1971 का सेंसस, क्योंकि ये क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए के अंदर दिया है और क्लॉज 3 में बताया है कि सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 2 के लिए आपको 1971 का सेंसस यूज़ करना है ना। क्लॉज 2 सब क्लॉज ए के लिए 1971 का सेंसस यूज़ करना है, और क्लॉज 2 के जो सब क्लॉज बी है उसके लिए 2001 का सेंसस यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्लॉज बी, क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी में दिया है हर स्टेट के डिवीजन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में थ्रू आउट द स्टेट के लिए। तो यहाँ पे आपको 2001 का सेंसस यूज़ करना है। जब तक 2006 का सेंसस नहीं आ जाता और उसके बाद भी जब तक प्रेसिडेंट ऑर्डर नहीं कर देते तब तक नहीं माना जाता। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी सेम बात ही है 82 में। आर्टिकल 82 में क्या है कि हर सेंसस के कंप्लीट होने के बाद, हर सेंसस होता है अपना, हर 10 साल में एक सेंसस होता है ना, एवरी 10 ईयर्स एक सेंसस होता है अपना, पूरी पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है ना। तो जो सीट्स का एलोकेशन है हाउस ऑफ पीपल में स्टेट्स को कितना मिलना है और हर स्टेट के अंदर की कितनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसके बीच में जो भी डिवीजन आएगा वो कैसे होगा, वो पार्लियामेंट अपने हिसाब से लॉ बना के डिटरमाइन करेगी, है ना, कि कौन सी अथॉरिटी डिसाइड करेगी और किस तरह से डिसाइड करेगी। ये सब पार्लियामेंट बताएगा लॉ बना के। और ये जो रीएडजस्टमेंट होगा वो अगले जो हाउस ऑफ पीपल आएगी, मतलब जब तक जो करेंटली चालू है हमेशा कोई ना कोई तो रहेगी ना, तो जब तक कोई हाउस ऑफ पीपल चालू है लोकसभा तब तक नहीं होगा जब तक वो डिसॉल्व नहीं हो जाता। वो डिसॉल्व होगा उसके बाद जो नेक्स्ट आएगी उसके लिए ये वाला रिप्रेजेंटेशन चालू होगा, नया वाला जो भी सेंसस का काउंटिंग होगी। ये प्रोवाइजो में दिया हुआ है। और एक और है इसके आगे, एक और प्रोवाइजो, ये एक प्रोवाइजो था कि नेक्स्ट वाले हाउस ऑफ पीपल से लगेगा, और उसके साथ एक और प्रोवाइजो है कि प्रेसिडेंट ऑर्डर करेंगे और स्पेसिफाई करेंगे कि कब से ये रीएडजस्टमेंट जो भी है वो कब से इफेक्ट लेगा, ये प्रेसिडेंट ऑर्डर करके बताएंगे। और फिर एक और प्रोवाइजो है कि जब तक रेलिवेंट फिगर्स नहीं आ जाते अपन 2026 तक के लिए यही मानेंगे कि हाउस ऑफ पीपल के 1971 का सेंसस है और स्टेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2001 का सेंसस है। तो वही सेम बात जो 81 में बताई थी। ठीक है, फिर आते हैं अपन आगे 82, 81, 82 हो गया अपना। अब आते हैं अपन आर्टिकल 83 में। ये बताते हैं अपन को ड्यूरेशन क्या होगी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की। इसका जो क्लॉज 1 है ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करता है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मैंने तुम लोग पहले ही बताया था कि ये एक परमानेंट बॉडी होती है। परमानेंट बॉडी मतलब ये डिसॉल्व नहीं हो सकता, और ये कहाँ लिखा है, ये इसी क्लॉज में लिखा है। ये आर्टिकल 83 के क्लॉज 1 में लिखा है कि एक परमानेंट बॉडी है, ये कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती।
कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। पर जो है इसमें क्या होता है कि 1/3 जो मेंबर्स हैं पूरे पूरे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, जो 1/3 मेंबर्स हैं वो एवरी सेकेंड ईयर रिटायर हो जाते हैं। तो इन एसेंस देखा जाए तो 6 साल का टर्म होता है, क्योंकि हर हर 2 साल में 1/3 लोग जा रहे हैं, तो हर 6 साल में एक नई टीम होगी पूरी की पूरी। क्लॉज 1 में दिया है। फिर आर्टिकल 83 के ही क्लॉज 2 में अपन को हाउस ऑफ पीपल का बताया, लोकसभा का बताया। हाउस ऑफ पीपल तो हो सकता है डिसॉल्व, अपन ने प्रेसिडेंट की पावर में भी देखा था। तो इनका जो नॉर्मल टर्म होता है, अगर डिसॉल्व नहीं हो रही है तो नॉर्मल टर्म इनका होगा 5 years का। बट प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व इट अर्ली। फिर ये जो 5 साल का टर्म है, अगर प्रेसिडेंट ने मान लो डिसॉल्व नहीं किया और ये 5 साल का टर्म पूरा हो गया, तो एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, जैसे ही वो टर्म एक्सपायर होगा, एक्सपायरी इक्वल हो जाएगी डिसोल्यूशन ऑफ हाउस के बराबर हो जाएगी, मतलब पूरा हाउस डिसॉल्व हो जाएगा उस समय। फिर नया इलेक्शंस होंगे, नए लोग आएंगे अंदर हाउस ऑफ पीपल में बैठने। पर मान लो ये 5 साल का टर्म एक्सपायर हो गया, है ना, तो डिसोल्यूशन ऑफ हाउस हो जाएगा। पर अगर एक प्रोवाइजो दिया है इधर पे, प्रोवाइडेड कि नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो रखी है ना, तो तब ये जो एक्सपायर 5 साल का टर्म है, 5 year टर्म है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। कितना? +1 year एट अ टाइम। मतलब एक बार में आप एक ही साल के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 5-6 साल के लिए एक बार में एक्सटेंड कर दिया। आपको एक बार में एक ही साल के लिए एक्सटेंशन मिलेगा, ठीक है। फिर अगर आपको लग रहा है कि ज़रूरत है, नेशनल इमरजेंसी फिर भी लागू है 1 साल बाद भी, तो आप फिर से 1 साल के लिए कर सकते हो एट ए टाइम, ठीक है। बट मान लो फिर आगे चल के नेशनल इमरजेंसी ख़त्म हो गई, बंद कर दी, ठीक है, उसके बाद आपके पास अप टू 6 मंथ रहेगा हाउस डिसॉल्व करने के लिए। 6 मंथ्स के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा, उससे पहले प्रेसिडेंट कर देंगे, जैसा जैसा भी ठीक लगे। ये टर्म हो गया काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल दोनों का। फिर क्वालिफिकेशन क्या है वहाँ पे जाके बैठने के लिए, तो वो बताया अपन को आर्टिकल 84 के अंदर। क्वालिफिकेशन सिंपल क्वालिफिकेशन है, अपन देख चुके पहले भी। सिटीजन होना चाहिए कंपलसरी, ये तो सबके लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें एक और इंटरेस्टिंग है कि आपको ओथ और एफर्मेशन लेनी रहती है, ओथ और एफर्मेशन लेनी रहेगी, ठीक है। किसके सामने? ये होगा आपका इलेक्शन कमीशन के सामने। इलेक्शन कमीशन के सामने आप ओथ लेंगे, जो कि आपको 3rd शेड्यूल में बताई गई है मिनिस्टर, उसके लिए मेंबर बनने के लिए, है ना। फिर इसके बाद अगर आपको काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जाना है, यानी आपको राज्यसभा अपर हाउस में बैठना है, तो उसके लिए आपको मिनिमम 30 ईयर्स की एज चाहिए। पर अगर आपको हाउस ऑफ पीपल में या फिर लोअर हाउस में, जिसको अपन लोकसभा बोलते हैं, उसमें जाके बैठना है, तो उसके लिए आपको मिनिमम 25 साल का होना पड़ेगा, 25 ईयर्स ऑफ एज। इसके अलावा ये 3 है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि सिटीजन होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के सामने आपको मेरे को सब्सक्राइब करना है, ओथ लेना है, 3rd शेड्यूल में जो दिया है, इतनी एज करनी है। इसके अलावा कोई भी अदर क्वालिफिकेशन, एनी अदर क्वालिफिकेशन जो कि पार्लियामेंट बता दे, पार्लियामेंट लॉ बना के बता दे, तो वो भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आपको किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाके बैठना है तो उसके लिए। फिर
ये अपन ने क्वालिफिकेशन देख लिया, तो अब इसके बाद इसका उल्टा देख लेते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगी। डिस्क्वालिफिकेशन अपन को दिया हुआ है आर्टिकल 102 में। यहाँ पे बताया कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा किसी भी इंसान का। इसके अंदर दो क्लॉजेज हैं। पहले क्लॉज में बताया है कि कुछ कुछ ग्राउंड्स दिए हैं कि कैसे कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकता है। जैसे कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रख लिया, मिल गया उसको बाद में। अपन ने पहले भी देख चुका है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए किसी भी हाल से। या फिर उसको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया, पागल डिक्लेयर कर दिया, फिर वो फिट नहीं है अपनी ऑफिस होल्ड करने के लिए। पर अनसाउंड माइंड किस तरह का अनसाउंड माइंड? जिसको किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर किया हो एज डिक्लेयर्ड। ऐसे ही अपने मन से नहीं मानेंगे किसी को भी कि वो अनसाउंड माइंड का, उसको डिस्क्वालीफाई कर दो। किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, मतलब जिसकी जुरिस्डिक्शन हो इस मैटर पे, उसने रूल किया हो, डिक्लेयर किया हो कि वो इंसान अनसाउंड माइंड का है, तो हो जाएगा डिस्क्वालीफाई मेंबरशिप से। या फिर वो अनडिस्चार्ज्ड, थर्ड वाला क्या है डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड अपना, कि वो अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है। मतलब कि उसका दिवालिया निकला हुआ है, वो उसकी जो डेट है, मतलब उसका जो उधार है, वो उसके एसेट से ज़्यादा है। और वो जो इंसॉल्वेंसी है, उसको लोगों को बहुत सारे पैसे लौटाने हैं, उसने अभी तक फुलफिल नहीं किया अपना, तो उसको अपन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बोलते हैं। अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो भी इस ग्राउंड पे उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है मेंबरशिप से। ये हो गया। फिर फोर्थ है अपना कि वो अपनी सिटीजनशिप को त्याग दिया उसने, सीजेस टू बी ए सिटीजन। या तो खुद से त्याग दे, सिटीजनशिप की नहीं चाहिए, या फिर किसी दूसरे फॉरेन कंट्री का उसने अगर सिटीजनशिप ले ली। तो अपन ने आर्टिकल 9 में देखा था कि अगर आप किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी। ऐसे हो सकते हैं। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने किसी ग्राउंड पर उसकी सिटीजनशिप छीन ली हो, या फिर फॉर एनीथिंग, किसी भी रीज़न से अगर वो सिटीजन उनसे बंद हो जाता है अपना, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा मेंबरशिप से। फिर फिफ्थ है, ये तो बहुत पर्टिकुलर ग्राउंड्स हो गए। फिफ्थ है अपना बहुत जनरल, क्या कि डिस्क्वालीफाई कर दिया है। एक सेकेंड, डिस्क्वालीफाई कर दिया कैसे? के द्वारा या फिर अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास पावर है, वो इलेक्शन रिलेटेड लॉज बना सकते हैं। तो अगर उसके अंदर कोई एडिशनल ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन के, और उसके अंदर कोई डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड है, तो उस ग्राउंड पे भी इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट के पास पावर है इलेक्शन के लिए लॉज बनाने की, तो उसको एक्सरसाइज करते हुए उनने बनाया है अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, एक्ट 1951। इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि अगर आपको किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में जाना है तो आपको ये सब चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेगी। इसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, तो ये सब फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये इसमें क्वालिफिकेशन भी दी है, जैसे अपन ने आर्टिकल 84 में देखा था, एनी अदर क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब। तो इस लॉ के अंदर जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो भी देखने पड़ेंगे, और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब। तो ये इन एडिशन तो अपन को देखना रहेगा, ठीक है ना। फिर अपन समझते हैं थोड़ा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। अपन इतनी बार देखा कि प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होल्ड कर सकता। अब अपन ने देख लिया कि कोई भी मेंबर किसी भी हाउस का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है? तो ये जो टर्म है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं है। ये जो पार्लियामेंट एक्ट बना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसमें भी डिफाइन नहीं है। तो इसके लिए अपन एक केस देखते हैं, ये वाला जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें क्या था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है वो एक ऑफिस होता है जिसकी कैपेबिलिटी हो कि वो प्रॉफिट जनरेट कर सके, ठीक है। आप उसको क्या बोल रहे हैं, कि आपको जो भी प्रॉफिट मिल रहा है आप उसको क्या सैलरी बोल रहे हैं, अलाउंस बोल रहे हैं, गिफ्ट बोल रहे हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, नॉमेनक्लेचर से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको आप कुछ भी बोलें, उसकी बस कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपको डिसाइड करना है कि कोई भी ऑफिस जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि नहीं, तो आपको एक ही रेलिवेंट फैक्टर होगा कि वो केपेबल होना चाहिए, कि आप प्रॉफिट बना रहे हैं, कि आपको कोई गेन मिल रहा है कि नहीं, आपने एक्चुअली ऑब्टेन किया है कि नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो कोई ऑफिस है, उसकी एक सैलरी है
है ना। तो भले ही आप सैलरी को रिजेक्ट कर रहे हैं बट उसकी कैपेबिलिटी है उस ऑफिस की कि सैलरी जनरेट होगी, तो वो बाय दिस डेफिनेशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा और इस ग्राउंड पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ऐसा कोर्ट ने बोला जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ठीक है, फिर ये क्लॉज 1 के ग्राउंड्स थे 5 ठो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, सीजेस टू बी सिटीजन, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। फिर इसके साथ साथ एक और है, अलग से क्लॉज दिया हुआ है इसी के अंदर, आर्टिकल 84 के अंदर ही, सॉरी आर्टिकल 84 नहीं, आर्टिकल 102 के अंदर ही क्लॉज 2 दिया है जिसके में दिया है डिफेक्शन का ग्राउंड। इसको ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1985 की। इसमें बताया गया कि अगर कोई इंसान डिस्क्वालीफाइड है मेंबर होने के लिए डिफेक्शन के ग्राउंड पे किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, तो वो शेड्यूल 10 के अंदर, सॉरी शेड्यूल 10 में बताया गया, शेड्यूल 10 के अंदर अगर वो डिस्क्वालीफाइड है तो वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर बनने से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो शेड्यूल 10 में क्या दिया अपन वो देख लेते हैं। शेड्यूल 10 में पूरा प्रोसेस वगैरह बताया है, उसमें प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स बताए हैं इसके फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी संगठन का हिस्सा हैं, जैसे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं, तो आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो। जैसे अपन ने 75 के क्लॉज 3 में देखा था, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, पूरे हाउस की, लोकसभा की तरफ। तो उसी सेंस में अगर आप अपने पार्टी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाते हैं तो उसको अपन डिफेक्शन बोलते हैं। तो जो शेड्यूल 10 है, यहाँ पे जो अपना शेड्यूल 10 है उसके अंदर कुछ ग्राउंड्स दिए हैं कि इन ग्राउंड्स पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्या क्या ग्राउंड्स हैं? एक तो है वो वॉलेंटरीली अपनी मेंबरशिप गिव अप कर रहा है, वॉलेंटरी गिव अप कर रहा है। सेकंड क्या है? वोट कर रहा है या फिर अब्सटेन कर रहा है वोट करने से, अब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग। वोट कर रहा है या फिर अब्सटेन कर रहा है वोट करने से कॉन्ट्ररी टू डायरेक्शन ऑफ पार्टी। मतलब आपकी पार्टी में, आप जिस भी पार्टी का हिस्सा है, उसने आपको एक तरह से वोट करने बोला है कि आपको इस चीज़ के सपोर्ट में वोट करना है या फिर आपको इस चीज़ के सपोर्ट में वोट नहीं करना है ना। अब्सटेन करने के लिए बोला गया है या फिर आपको वोट करने के लिए बोला गया है, कोई डायरेक्शन मिल रही है आपको पार्टी की तरफ से, बट आप उसके उल्टा ही काम कर रहे हैं, तो ये ग्राउंड बन जाएगा आपका डिफेक्शन पे, डिस्क्वालिफिकेशन का। फिर क्या है? अगर आपको इंडिपेंडेंट मेंबर है, आप इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़े हैं, उसके बाद आप जीत गए हैं, उसके बाद आपने इलेक्शन होने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो ये अलाउड नहीं है, आप पहले बाद ज्वाइन नहीं कर सकते ऐसे बाद में। तो ये भी एक ग्राउंड हो जाएगा डिफेक्शन का। फिर क्या है? अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, अपन देखा था प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट कर सकते हैं, अभी सिर्फ काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कर सकते हैं, पहले तो लोकसभा में भी कर सकते थे। तो अभी कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, उसने किसी को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी, पर ये वो कर रहे हैं 6 महीने के एक्सपायरेशन के बाद। 6 महीने का अपन ने टाइम पीरियड देखा था कि कोई भी इंसान मिनिस्टर भी बन सकता है, 6 महीने का टाइम पीरियड रहेगा उसके पास। तो ये वाला उसी सेंस में कुछ है कि अगर नॉमिनेटेड मेंबर है, उनने 6 महीने के एक्सपायरेशन के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो इस ग्राउंड पे भी उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, ये शेड्यूल 10 में कुछ ग्राउंड दिए हैं। तो प्रोसीजर के हिसाब से अगर अपन पैरा 6 देखेंगे शेड्यूल 10 का ही, तो उसमें बताया गया है कि अगर कोई भी क्वेश्चन होता है कि कोई भी ग्राउंड इन पे लागू हो रहा है, किसी भी ग्राउंड पे इनका डिफेक्शन ग्राउंड पे इनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, तो डिसाइड कौन करेगा? तो इसमें डिसीजन जो होगा वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसीजन लेंगे और ये फाइनल होगा,
मतलब आप इन पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती है, उसमें अपन ने बताया था कि जो अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब होंगे वो डायरेक्टली चेयरमैन होते हैं। तो अगर काउंसिल ऑफ स्टेट्स में चल रहा है तो चेयरमैन साहब डिसाइड करेंगे, और अगर हाउस ऑफ पीपल में चल रहा है डिफेक्शन का प्रोसीजर, डिस्क्वालिफिकेशन का, तो वहाँ पे स्पीकर होते हैं, तो वहाँ पे स्पीकर डिसाइड करेंगे, और वो जो भी डिसाइड करेंगे वो फाइनल होगा। और इसके साथ साथ पैरा 7 है, जिसमें बताया है कि जो कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन होगी वो बाहर कर दी है, कंप्लीटली बाहर है। मतलब कोई कोर्ट जो है इसमें क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, इंक्वायरी नहीं कर सकता डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, ऐसा उनने बोल दिया। मतलब जो जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप था वो पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की है शेड्यूल 10 ने। और ये जो था, ये आर्टिकल 102 का क्लॉज 2 भी 52nd अमेंडमेंट से आया है, और शेड्यूल 10 भी 52nd अमेंडमेंट एक्ट से आया है। ठीक है, तो तुम लोग को याद होगा अपन ने एक बार डिस्कस किया था कि जुडिशियल रिव्यू जो होता है, जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना, उसको आप हटा ही नहीं सकते। तो उसी बात पे नेक्स्ट केस था ना, ये वाला। इसमें जो पैरा 7 है 10th शेड्यूल का, जो कि जुरिस्डिक्शन को बाहर करता है कोर्ट के, किसी भी कोर्ट के, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। इसमें कोर्ट ने क्या बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस डिसाइडिंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन एक्सरसाइजेज जुडिशियल पावर। तो जब वो डिसाइड कर रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड रिलेटेड, तो वो जुडिशरी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, और वो उस समय एज अ ट्रिब्यूनल एक्ट कर रहे हैं। तो जो भी वो डिसीजन लेते हैं ट्रिब्यूनल के में एक्ट करते हुए, वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा, तो इनका जुडिशियल रिव्यू हो पाएगा कि डिस्क्वालिफिकेशन सही तरह से की गई है कि नहीं डिफेक्शन के ग्राउंड पर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? फिर आते हैं अपन आर्टिकल 103 पे। यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि डिसीजन किसका होगा, डिसीजन किस चीज़ के, क्वेश्चंस पे, ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन। कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन का कोई क्वेश्चन अराइज होता है किसी भी हाउस में, तो उसका डिसीजन कौन लेगा? तो आर्टिकल 103 जो है उसके अंदर बोला गया है कि प्रेसिडेंट साहब का डिसीजन फाइनल होगा। प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे ऐसे किसी भी क्वेश्चन को लेकिन, और ये फाइनल होगा। पर यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है अपन को, यहाँ प्रेसिडेंट कर रहे हैं और यहाँ पे जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर रहे हैं, तो ये क्या सीन है? सीन ये है कि मैंने पहले बताया था जब अपन आर्टिकल 102 देख रहे थे कि ये 2 क्लॉजेज में डिवाइडेड है ना। यहाँ पे क्लॉज 1 जो है, ये आर्टिकल 102 में जो क्लॉज 1 है वो 5 ग्राउंड बताता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, सीजेस टू बी ए सिटीजन, या फिर डिस्क्वालिफाइड बाय एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। तो अगर इन 5 ग्राउंड पे कोई भी क्वेश्चन उठता है तो इन सब पे प्रेसिडेंट साहब लेंगे। प्रेसिडेंट साहब सिर्फ आर्टिकल 102 के क्लॉज 1 के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अराइज होंगे उस पर प्रेसिडेंट साहब लेंगे और उनका डिसीजन फाइनल होगा। बट अगर अपन आर्टिकल 102 के क्लॉज 2 की बात करें, जिसमें अपन डिफेक्शन का ग्राउंड देखते हैं, जिससे 10 शेड्यूल में आता है, तो उसका जो डिसीजन होगा, अपन ने इसी क्लॉज के इसमें 10 शेड्यूल के पैरा 6 में देखा कि इसमें फाइनल डिसीजन होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, जो भी होगी। ठीक है ना, ये थोड़ा सा फर्क है, ये ध्यान रखना। ये डिपेंड करता है कौन से ग्राउंड पे देखा जा रहा है, उस हिसाब से फाइनल डिसीजन देखा जाएगा किसका होगा। बट अपन ने ये भी अब अपन फिर से वापस इसमें आते हैं कि प्रेसिडेंट का फाइनल होगा, कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। पर अपन जानते हैं प्रेसिडेंट के पास खुद की कोई पावर नहीं होती है ना, वो तो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं हमेशा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, नहीं। यहाँ पे अपन जाएंगे, ये 103 का क्लॉज 1 है, क्लॉज 1 है। तो इसके अगर अपन क्लॉज 2 देखेंगे
103 का क्लॉज 2, तो उसमें बोला है कि प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा। किसको कंसल्ट करेंगे? इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, यहाँ पे उनको डिस्क्रेशन नहीं है कि कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रेशन नहीं है कि हाँ कि चाहे तो कंसल्ट करें चाहे तो ना करें, उनको लेना ही पड़ेगा। और यहाँ से जो भी ओपिनियन आएगा उससे जो प्रेसिडेंट साहब होंगे वो बाउंड होंगे कि उनको मानना ही पड़ेगा जो भी ओपिनियन इलेक्शन कमीशन का आता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो एक्ट करेंगे क्लॉज 1 के अंदर। ठीक है ना, ये हो गया अपना। फिर आते हैं अपन अगले पे, 102 हो गया, 103 हो गया। थोड़ा वापस जाते हैं अपन, पेज खत्म हो गया कि अपन ने अभी तो देख लिया कि वो सारे मेंबर्स को खुद दूसरी तरफ से कैसे निकालेंगे, मतलब ज़बरदस्ती कैसे निकालेंगे, है ना। अगर वो खुद से निकलना चाहे तो उसके लिए क्या सीन है, उसके लिए अपन देखेंगे 101 जिसमें वेकेशन ऑफ सीट्स की बात की है। इसमें जो क्लॉज 1 है वो क्या कहता है कि कोई भी मेंबर जो है वो एक टाइम पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों का मेंबर एक साथ नहीं हो सकता, नॉट। उसको एक चूज करना पड़ेगा, वो एक ही में रह सकते हैं। फिर ऐसे ही सिमिलर लाइंस पे क्लॉज 2 है जिसमें बोला है कि कोई भी मेंबर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कोई भी राज्यसभा लोकसभा, इसमें दोनों इंक्लूडेड है, राज्यसभा या फिर लोकसभा, उसका मेंबर और साथ साथ किसी स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी अलाउड नहीं है। क्लॉज 1 में ये डिसअलाउ किया है पार्लियामेंट के अंदर, और क्लॉज 2 में स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का मेंबर होना साथ साथ डिसअलाउ किया गया है। पर अगर मान लो कि कोई इंसान है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर था, वो बाद में इलेक्ट होके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, या फिर अदरवाइज ले लो, तो क्या होगा ना। तो उसके लिए क्या है कि जो उनकी पार्लियामेंट में सीट है, पार्लियामेंट की जो सीट रहेगी वो एक्सपायर होगी। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर की एक्सपायर नहीं होगी, ये अपने आप एक्सपायर हो जाएगी, अनलेस वो कहीं एक साइड से डिज़ाइन कर दे, इन दैट केस वो एक्सपायर हो जाएगी। पर वो एक्सपायर कब होगी? वो उस टाइम पीरियड में एक्सपायर होगी जो कि प्रेसिडेंट साहब ने रूल बना के डिसाइड करेंगे। प्रेसिडेंट में बाय रूल्स प्रिस्क्राइब, पहले से रूल्स बने होंगे, उसमें प्रिस्क्राइब कर दिया होगा कि कितने टाइम पीरियड बाद वो अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। तो या तो आप स्टेट लेजिस्लेचर में मेंबर हैं तो वहां से रिजाइन कर दे, या फिर आपकी पार्लियामेंट की सीट अपने आप चली जाएगी। फिर क्लॉज 3 में है, क्लॉज 3 में आते हैं कि क्या और कैसे अपनी सीट वेकेट कर सकते हो आप। कि अगर आप जो आर्टिकल 102 देखा आपने, तो 102 में जितनी कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन में आप आ गए हो तो आपकी सीट वेकेट हो जाएगी, वहाँ पे जो भी डिसीजन हो गया। या तो आप रिज़ाइन कर सकते हो। रिजिग्नेशन आप किसको दोगे? अगर आप अगर आप काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर्स हैं तो आप चेयरमैन साहब को देंगे कि वो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और अगर आप हाउस ऑफ पीपल के मेंबर हैं तो आप स्पीकर को रेजिग्नेशन देंगे अपना। और ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट इफेक्ट में कब से आएगा? ऐसा नहीं कि आपने रेजिग्नेशन दे दिया वो तुरंत वो हो गया, इफेक्ट में आ गया, नहीं। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर से। अगर हाउस ऑफ पीपल है तो स्पीकर साहब एक्सेप्ट करेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट से तो चेयरमैन साहब एक्सेप्ट करेंगे। पर अगर उनको लग रहा है कि जो रेजिग्नेशन आया है उनके पास, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जो रेजिग्नेशन आया है वो या तो इनवॉलेंट्री है, मतलब खुद की इच्छा से नहीं दिया, उसको कोई फोर्स कर रहा है,
या फिर जेन्युइन नहीं है, नॉट जेन्युइन है ना, जेन्युइन नहीं या फिर इनवॉलेंट्री है, तो वो डिसमिस भी कर सकते हैं रेजिग्नेशन को। तो उनके पास थोड़ी सी डिस्क्रेशन है यहाँ पे, आपका कोई राइट नहीं बन गया है कि आप रिज़ाइन कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, उनके एक्सेप्टेंस पे मैटर करेगा। और क्या है, एक फोर्थ क्लॉज एक और है, एक और ग्राउंड पे आपकी सीट जो है खाली हो सकती है किसी भी पार्लियामेंट के हाउस से। वो है कि अगर आप विदाउट कंसेंट, विदाउट परमिशन 60 डेज के लिए एब्सेंट हो जाते हैं सेशन में से, एब्सेंट फ्रॉम सेशन, फ्रॉम द हाउस बोल लो। तो अगर आपने बिना कंसेंट के, अगर आपने परमिशन ले ली वो तो ठीक है, पर बिना परमिशन के अगर आप 60 डेज के लिए एब्सेंट हो गए तो आपकी सीट जो है वो खाली हो जाएगी। फिर एक आखिरी आर्टिकल और देख लेते हैं आज के लिए, जो कि अपना आर्टिकल 99। अब अपन ने देखा कि रेजिग्नेशन जो है वो आप चेयरमैन या तो चेयरमैन को दे रहे हो या फिर स्पीकर को दे रहे हो, डिपेंडिंग आप कौन से हाउस के हो। बट जो ओथ और एफर्मेशन है वो आप किसको दोगे, वो आप दोगे प्रेसिडेंट साहब को, प्रेसिडेंट को देना है। और जो ओथ और एफर्मेशन लिखी है वो कहाँ लिखी है, अपनी थर्ड शेड्यूल में, ठीक है। अगर मान लो आपने ये नहीं किया, ओथ और एफर्मेशन नहीं दी, और आप ऐसे ही जाके पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए और आपने अपनी ड्यूटीज़ चालू कर दी, तो क्या होगा। तो उसके लिए अपने पास है आर्टिकल 104। इसमें कुछ पेनल्टीज़ बताई हैं, पेनल्टीज़ बताई हैं। पेनल्टीज़ कितनी है, 500 रुपीज़ पर डे। जितने दिन तक आप ऑफेंस मतलब जो भी करेंगे उतने दिन के हिसाब से आपको 500 रुपये पर डे देना पड़ेगा। किस किस ग्राउंड पर पेनल्टी मिलती है, एक तो यही है कि आपने 99 का जो फॉलो नहीं किया, प्रेसिडेंट को आपने ओथ ऑफ एफर्मेशन नहीं दी, एक ग्राउंड वो है। सेकंड क्या है, सेकंड है आप इनएलिजिबल हैं किसी भी ग्राउंड पे, या तो आप इनएलिजिबल हैं या फिर आप, और सब्सिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशन हो गया आपका, सब्सिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशन या फिर नॉन एलिजिबल है, फिर भी आप बैठ के सिट एंड वोट कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं प्रोसीडिंग में हाउस ऑफ पार्लियामेंट की, और आप साथ साथ वोट भी कर रहे हैं, या फिर दोनों, दोनों में से कोई भी एक भी चलेगा, और सिट या वोट कर रहे हैं। या फिर ये एक ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया, और एक थर्ड है कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है उसके अंदर आप प्रोहिबिटेड है, पार्लियामेंट हैज बाय लॉ प्रोहिबिटेड। आप इन किसी भी 3 ग्राउंड में आते हैं और फिर भी उसके बावजूद आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या वोट कर रहे हैं, तो आपको पेनल्टी लगेगी आर्टिकल 104 के अंदर। पेनल्टी कितनी रहेगी, 500 पर डे के हिसाब से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। तो आज के लिए बस इतना ही, कोई डाउट हो तो बताओ।